करते हैं एक और वीडियो की जो बहुत ही महत्वपूर्ण और होने वाला है। और ये वीडियो जो है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो परीक्षाएं हैं उस परीक्षा के हिसाब से ये जो है सेटअप किया गया है। इसमें मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें कमी या बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है, ठीक है। हालांकि हमने जो है हमारी तरफ से ये प्रयास किया है कि ये जो क्वेश्चन है या मॉडल पेपर जो है वो आपका हूबहू वैसा ही बने जैसा वार्षिक एग्ज़ाम आपके आएगा। लेकिन इसमें क्या है, जो नंबर्स हैं क्वेश्चंस के वो नंबर घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे मान लो इसमें मैं एग्जांपल दूं कि इसमें मैंने आधे नंबर का जो है वो किया है एबेसैदे वाले और एक स्थान को, तो हो सकता है कि वो 1 नंबर के हो जाएं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या हमने 18 ली है तो हो सकता है उसकी जगह 9 हो जाएं, तो ये हो सकता है। लेकिन हमने इस हिसाब से पेपर बनाया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ऐड हो सकें। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की, ठीक है। और यूट्यूब चैनल जो जियोग्राफी 23 जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे आप लोगों को और अच्छे वीडियो बने। तो हमारा जो पेपर होगा, जो वार्षिक एग्ज़ाम का जो पेपर होगा, वो पेपर आपके 4 खंड में होगा या 4 सेक्शंस में होंगे, जिसमें आपका ए सेक्शन रहेगा, बी सेक्शन रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहले ए सेक्शन की बात करेंगे। ए सेक्शन के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, ये आपका पेपर में आएगा। नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये यहाँ पर 9 जो लिखा हुआ है ये टोटल नंबर है। हमने जो है 18 एबेसैदों को शामिल किया है। एक एबेसैदा है वो आधा नंबर का है। इस प्रकार से जो इनके अंक हैं, अंक कितने हैं, 9 नंबर किए हैं हमने। तो यहाँ जो ये 9 लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये 9 जो है वो नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 9 वैसे नहीं है, क्योंकि अब हम आधे आधे नंबर सबके साथ नहीं लिख पाए, कहीं जगह हमने लिखा है कहीं जगह नहीं लिखा है, तो हमने ऊपर लिख दिया है कि पहला क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा, कितने उसमें रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो के पहले चैप्टर की, सॉरी क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो इस चीज़ को लेकर हम जो है ये आपका करेंगे। तो अपन करते हैं शुरुआत। सब हटा देता हूँ मैं एक बार। तो देखिए, प्रादेशिक विश्लेषण उपागम की समयावधि है। तो प्रादेशिक विश्लेषण है वो मानव भूगोल में कब आया था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट है, वेरी मोस्ट, ठीक है। तो अगर अपन बात करें प्रादेशिक विश्लेषण उपागम की, तो मानव भूगोल में इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो मानव भूगोल में हुई थी वो आरंभिक उपनिवेश युग में हुई थी। तो आरंभिक जो उपनिवेश युग है उसके अंदर जो है इसकी शुरुआत है वो हुई। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, राइट आंसर इसका ये नहीं है। राइट आंसर होगा उत्तर औपनिवेश युग। तो उत्तर औपनिवेश युग है, इसके अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। प्रादेशिक विश्लेषण उपागम की समय अवधि कौन सी रही थी, तो उत्तर उपनिवेश युग रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा दी गई है। तो ये एक परिभाषा है मानव भूगोल की। तो इस परिभाषा जो है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है बताइए। तो क्या ये एलन सी सैम्पल की है, या ब्लांस की है, या रेड जेल की, या ग्रेफी टेलर की। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा स्टूडेंट, तो राइट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी या से जो है वो एकदम राइट होगा आपका। से जो है वो सही है, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये परिभाषा किसकी है, फ्रेडरिक रेड जेल की है। मानव विकास जो की बात है या मानव भूगोल की अगर अपन बात करें, तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये परिभाषा फ्रेडरिक रेड जेल ने थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि जनसंख्या जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। तो भौगोलिक कारक कौन सा नहीं है इनमें से, तो इनमें से अगर अपन बात करें तो भौगोलिक कारक की, तो कौन सा जो भौगोलिक कारक है वो नहीं है। तो यहाँ पर भौगोलिक कारक की बात करें तो देखो, जल की उपलब्धता, तो ये तो क्या है, भौतिक है। उसके बाद में भू आकृति, ये भी है। जलवायु है, ये भी भौतिक कारक है। यस, ऑप्शन नंबर डी जो है या द जो आप बोल सकते हो ये नहीं है।
क्योंकि औद्योगिकरण क्या है, आर्थिक कारण है। औद्योगिकरण क्या है, आर्थिक कारण है। तो आर्थिक कारण होने की वजह से इसमें यह है, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है। तो यहाँ पर आर्थिक कारण पूछा है स्टूडेंट। तो भू आकृति है, तो भू आकृति भौतिक कारक है। बी की बात करें जलवायु है, तो ये भी भौतिक कारक है। स की बात करें तो खनिज, ये भी भौतिक कारक है। ऑप्शन नंबर डी यानी द जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नगरीय, तो नगरीय जो है वो क्या है, आर्थिक कारण है जो जनसंख्या को जो है वो प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से आपका चौथा क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 का हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित किया था। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपका यानी इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो उपागम उन्होंने दिया था मानव विकास सूचकांक में, तो वो कौन सा था। तो मानव विकास में जो 4 उपागम है, ठीक है, जिसमें आपके आय उपागम है, कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है और आधारभूत आवश्यकता उपागम है। तो ये 4 उपागम है, तो इन 4 में से कौन सा उपागम सही होगा। तो ऑप्शन नंबर द जो है वो आपका सही है, यानी 4 यानी आधारभूत आवश्यकता उपागम है वो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन जो है उसके द्वारा दिया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की ज़्यादा है। बढ़ते हैं आगे। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली। तो सहकारी जो कृषि है उसको सफलता सबसे ज़्यादा कौन से देश में मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर द है वो राइट है। डेनमार्क में जो है सहकारी कृषि को सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से कौन सा उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग है। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा ज्ञान आधारित उद्योग है। तो इसमें तो देखने को ही पता लग रहा है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं तो वैसे वैसे आप लोग भी जो हैं आंसर साथ में सोचते जाएं और जो राइट ऑप्शन है उनसे मिलान करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स जो है इसमें सही है। सॉफ्टवेयर उद्योग है वो एक ज्ञान आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग की बात करें या ये तीनों जो बाकी के आपके ऑप्शन रह जाते हैं ये द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर तृतीय क्रियाकलाप में आता है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तृतीय क्रियाकलाप संबंधित हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है तो क्या संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई। तो तृतीय क्रियाकलाप है वो आपकी ऑप्शन नंबर एस जो सही है, सेवा सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। कृषि जो है वो प्राथमिक है यानी फर्स्ट। निर्माण क्षेत्र की बात करें तो ये सेकंड है, ठीक है। और थर्ड पे कौन सा हो जाएगा आपके, सेवा सेक्टर हो जाएगा, ठीक है भाई। सेवाओं का आदान प्रदान होता है तृतीयक में, ठीक है। या ये आप ऐसे भी कह सकते हो तृतीय व्यवसाय में सेवा और सेवाओं का क्या होता है, विनिमय होता है। बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। 9 का है ये, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। वोल्गा जलमार्ग है वो कहाँ है, तो राइट ऑप्शन आपका होगा रूस। रूस के अंदर है वोल्गा जलमार्ग, ठीक है। बढ़े आगे। नंबर 10 की बात करें, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी मोस्ट है एग्ज़ाम की दृष्टि से तो आ सकता है। तो बताइए कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय है वो कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जेनेवा में है, ठीक है। अब कई जगह इसको जेनेवा भी है, जेनेवा, ठीक है। तो कई जगह जेनेवा भी है, कई जगह जिनेवा भी है। तो एक ही शहर है भाई, ये कंफ्यूज मत होना है कि भाई जिनेवा अलग है या जेनेवा अलग है। तो जिनेवा और जेनेवा दोनों एक ही हैं, एक अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2016 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश कितने थे। तो 2016 के अंदर विश्व व्यापार संगठन यानी
WTO जो है उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो राइट ऑप्शन होगा 164। 164 जो है वो 2016 तक जो है इसके सदस्य देश थे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बिहार कितना है भाई? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 1102 है इसका, ये भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए, दोनों का साथ में पूछा जाए, तब भी आपका दिल्ली ही ऑप्शन होगा। 11,297 है के आसपास है, एक बार आप और देख लेना। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है? तो कौन सा नगर जो है वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखो आगरा है। आगरा कौन सी नदी पे है भाई? यमुना पे है। ठीक है, भोपाल नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा? भोपाल। भोपाल जो है वो हमारा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। पटना जो है ये भी है, कोलकाता भी है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है भोपाल। ठीक है, तो भोपाल इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम शहरों को जोड़ता है? यानी उत्तर दक्षिण गलियारा, या इसको आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोल सकते हैं, कई बार ये भी आ जाता है। तो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो किस से किस को जोड़ता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है दिल्ली से चेन्नई, तो नहीं। दूसरा आपका कौन सा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ही दिस इज़ राइट आंसर। कि जो आपका है उत्तर में श्रीनगर से ये स्टार्ट होता है, आपका जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है या गलियारा है ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है उत्तर में, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहीं आपका जो है पूर्व पश्चिम भी है, पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ये कहाँ से होता है? तो ये असम के सिलचर से गुजरात में है पोरबंदर। ठीक है, तो गुजरात के पोरबंदर तक जो है ये जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? उत्तर पूर्वी गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक है। ठीक है, तो आपको दोनों ही गलियारे मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पतन का निर्माण पेट्रोलियम उत्पाद एवं उर्वरकों के आयात के उद्देश्य से किया गया था? तो ऐसा कौन सा है? इसमें चार इसके अंदर आपके हैं, जैसे कांडला है, विशाखापट्टनम है, कोची है, मुंबई है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो है वो होगा आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। कांडला बंदरगाह जो है वो, उसका निर्माण जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादों के लिए और उर्वरकों के लिए किया गया है। तो इस वजह से ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से गैरिसन यानी छावनी नगर हैं। तो निम्न में से गैरिसन नगर कौन से हैं? तो अजमेर की बात करें, अजमेर नहीं है, मुंबई भी नहीं है, तो हाँ उधमपुर है। ठीक है, जयपुर भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन से जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। उधमपुर जो है वो आपका एक छावनी नगर है। वहीं अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वस्तु और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान कहलाता है। तो अगर कोई वस्तु या सेवाओं का ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से जो है आदान प्रदान करता है तो उससे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी व्यापार कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से अगर वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे जो है व्यापार कहा जाएगा। ठीक है, तो वो व्यापार की श्रेणी में आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट एबेसैदा क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? संपूर्ण जनगणना कब हुई? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये घुमाने वाला क्वेश्चन भी है। घुमाने वाला क्यों है, पहले अपन इस पर बात कर लेते हैं। देखो, भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो अलग टाइम पे हुई थी और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है वो अलग टाइम पे हुई थी। तो दोनों में टाइम का फ़र्क है और बहुत से लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले शब्द दोनों में आएगा, या ये भी कह सकते हो भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना। ठीक है, और भारत की प्रथम जनगणना, अब दोनों क्या होगी? सेम हो गई।
ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और कन्फ्यूजन होने की वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो गलत आंसर कर देते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में हुई। पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई, और भारत की पहली जनगणना, ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो 1872 में हुई थी। 1872 में प्रथम जनगणना, ठीक है, प्रथम जनगणना हुई थी। परंतु संपूर्ण, ये संपूर्ण नहीं थी। 1872 में जो जनगणना हुई थी वो जनगणना संपूर्ण नहीं थी, आंशिक थी। ठीक है, इस वजह से इसको भारत की पहली जनगणना तो माना जाता है, लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना नहीं माना जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये पूरे भारत में ये जनगणना हुई थी, यानी हर एक व्यक्ति का जो है इंडिविजुअल जो है वो आंकड़े जो हैं वो प्राप्त किए गए थे। तो इसलिए 1881 भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है, जबकि 1872 भारत की पहली जनगणना है। फ़र्क है दोनों में। ठीक है, उसके साथ संपूर्ण लगा हुआ होगा, जबकि 1872 के साथ संपूर्ण शब्द नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है जियोग्राफी फैक्ट 23 को। बढ़ते हैं आगे। रिक्स्थान जो हैं वो आपके 10 आने वाले हैं, 5 नंबर के। ये अपन ने यहाँ पर किए हैं, 5 नंबर के हैं। ये हैं आधा नंबर का हर एक जो है आपका है। ठीक है, यानी यहाँ पर हर एक जो रिक्स्थान है वो आधे नंबर का है। ठीक है, बोर्ड द्वारा इसे आधे नंबर या 1 नंबर का किया जा सकता है, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वहीं अगर अभ्यासदा की बात करें तो उनका भी यही है, बोर्ड उनको 1 नंबर का भी कर सकता है और आधे नंबर का भी रख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए हमारे पहले रिक्स्थान की ओर। नवनिश्चयवाद संकल्पना, जो नवनिश्चयवाद संकल्पना है भूगोल वेता रिक्स्थान ने परिलक्षित की है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है वो किसने दी है, तो वो कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, तो किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने दी है। पहला, विश्व को जनसंख्या रूप से वितरित है। तो विश्व को जो जनसंख्या है, या सॉरी यहाँ पर की है, विश्व की जनसंख्या तो असमान रूप से, क्या है? असमान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित नहीं है। अपन देखते हैं कि बहुत से भाग ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है, स्थान कम है, स्थान ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। कई बार कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्थान कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो वितरण कैसा हो गया? असमान वितरण हो गया, इसलिए असमान आएगा। विकास का अर्थ रिक्स्थान परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। तो विकास का जो अर्थ होता है वो गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक होता है विकास। तो ये क्या हो जाएगा? विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव विकास के रिक्स्थान स्तंभ होते हैं। तो मानव विकास के स्तंभ कितने हैं भाई? तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ कौन से हैं? याद आया होगा आपको, समता, सशक्तिकरण। ठीक है, तो वो वाले इसमें 4 इसके मानव विकास के स्तंभ हैं, जबकि उपागम अलग हैं। तो उपागम और वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग रिक्स्थान के अधीन होते हैं। तो सरकार के अधीन होते हैं। सार्वजनिक, सरकार किसके अधीन होते हैं? सरकार के अधीन होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग होंगे वो हमेशा गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो यूएसए में। ठीक है, यहाँ पर आप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर सकते हो। ठीक है, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है अपना विशेषीकृत नगर। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बन जाते हैं। तो भाई कोई नगर है, ठीक है, एक विशेषीकृत नगर है, और वो अगर महानगर बन जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो बहु कार्यात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहु कार्यात्मक। ठीक है, तो बहु कार्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक रूप में निर्मित होता है। तो किस में होता है? संकुलित में।
संकुलित, ठीक है, इसको संकुल भी आप कर सकते हो। तो संकुल या संकुलित एक ही बात है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो है जो शब्द आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ नेक्स्ट की बात करें अपन, बस्ती आकार और में भिन्न होती हैं, तो प्रकार, आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं, ये परिभाषा में है भाई बस्तियों की, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो रिक्त स्थान है 9 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महामार्गों को लंबाई, देश की कुल सड़कों की लंबाई रिक्त स्थान का प्रतिशत है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो कुल जो सड़क हैं उन सड़कों का कितना है, तो 2% है। कितना है? 2, ठीक है। तो 2% ही लंबाई है, यानी हमारे देश की बात हो रही है, ठीक है। तो बढ़ें आगे। पहला क्वेश्चन हमारा है अति लघुत्रात्मक, और ये भी खंड ए का हिस्सा है, ये भी 9 नंबर का होगा। इसमें आपके 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो 1-1 नंबर के हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी क्लियर करवाया था और वापस आ भी गया है। तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? 1872, भारत की पहली जनगणना। बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया के उन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा के संबंध में कार्य किया। तो कौन है ये भाई? तो इसमें है, उत्तर आपका हो जाएगा, वो आपको पता ही है, डॉक्टर महबूबुल हक एवं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। तो ये 2 हुए थे जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रक कृषि क्या है? तो ट्रक कृषि क्या है? तो नगरीय केंद्रों, यहाँ पर केंद्र है भाई, नगरीय केंद्रों के चारों तरफ लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए सब्जियां ये इसके साथ ही ऐड है, सब्जियां उगाना ट्रक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो एक ट्रक द्वारा एक रात में तय की गई दूरी, ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये वाला जो है आपका स्लोगन है वो किसके लिए है? जेंडर संवेदनशीलता के लिए है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली जाती है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली जाती है? तो पंजाब के हरीके बांध से निकाली जाती है, ठीक है, या आप हरीके बैराज भी कर सकते हो। तो हरीके बैराज हो या बांध हो, दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहीं बांध आ रहा है कहीं जो है बैराज आ रहा है, तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो संचार के व्यक्तिगत जो साधन है उस वो 2 प्रकार से हैं, आप और भी दे सकते हो। यहाँ मैंने 2 को जो शामिल किया है वो टेलीफोन और ईमेल है, ठीक है। आप इंटरनेट भी कर सकते हो, आप मोबाइल भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे व्यक्तिगत साधन हैं, ठीक है भाई। मैंने यहाँ टेलीफोन और ईमेल लिया है, आप इंटरनेट जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है, इसके पीछे कौन से कारण है? तो इसके पीछे पहला कारण है जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस जब भी जलते हैं तो वो क्या करते हैं, जो है पर्यावरण प्रदूषण या वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा खनन व उद्योगों से प्रदूषण, इसके अलावा दूसरा क्या है, उद्योग और जो खनन है इनकी वजह से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है भाई। खनन क्रिया जब होती है तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो वायु प्रदूषण इससे होता है। इसके अलावा उद्योग धंधे जो हैं इनके द्वारा जो इनकी चिमनियाँ, इन चिमनियों से ये जो गैसें या धुआं छोड़ते रहते हैं, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर 2 हो गए आपके। उसके बाद में फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? फुटकर व्यापार क्या होता है? तो वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, फुटकर व्यापार कहलाता है। तो फुटकर व्यापार क्या कहलाएगा कि वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ताओं को जो वस्तु होती है उस वस्तु का प्रत्यक्ष विक्रय करते हैं, तो वो फुटकर व्यापारी कहलाएंगे। और जो अप्रत्यक्ष करते हैं वो थोक व्यापारी कहलाएंगे। रट लो, समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा करना है। जो प्रत्यक्ष जो है वस्तुओं को प्रत्यक्ष बेचते हैं फुटकर व्यापारी, जो प्रत्यक्ष नहीं बेचते हैं थोक व्यापारी। बढ़िया, चलो बढ़ते हैं आगे। लास्ट अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना में भारत की
श्रमजीवी जनसंख्या को किन 4 भागों में बांटा है? तो किन 4 भागों में बांटा है? तो पहली है आपकी कृषक, दूसरा होता है कृषि मजदूर, तीसरा होता है घरेलू उद्योग श्रमिक, घरेलू व यहाँ पर वह शब्द और दिया है, घरेलू व औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। ठीक है, तो ये 4 भाग हैं। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि कृषक और जो कृषि मजदूर होते हैं वो अलग अलग होते हैं भाई, सेम मत कर देना। आप ये सोचोगे भाई कृषक और कृषि मजदूर तो एक ही होते हैं। कृषक जो है वो अपन उन्हें कहेंगे जिनके पास खुद की ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, तो वो कृषक कहलाते हैं। ठीक है, जबकि कृषि मजदूर क्या होते हैं? जो दूसरों की ज़मीन पर खेती का काम करते हैं और उसके बदले में वो पैसे लेते हैं, वो कृषि मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें आपका जो है देख लेना फ़र्क होता है, सेम नहीं होते हैं। चलिए अब अपन शुरुआत करेंगे खंड ब की। खंड ब जो है वो हमारा है और इसके अंदर आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और ये 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इसके एक क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये कितने नंबर का होगा? 1.5 नंबर का होगा। ठीक है, 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन है, एक आपका होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे 2 नंबर का भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अगर बोर्ड इसको 2 नंबर का करता है तो क्वेश्चन संख्या जो है वो आपके कम हो जाएंगी, अगर नहीं करता है तो क्वेश्चन संख्या इतनी रहेंगी जितना इस मॉडल पेपर के अंदर दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के क्षेत्र कितने हैं भाई, ये आपको बताना है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, यहाँ उप क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्षेत्रों की बात हो रही है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप बताना है कि मानव भूगोल जो है उसके क्षेत्र कितने हैं। तो क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं? क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप उनके नाम मत बता देना, जैसे संसाधन भूगोल है और है, तो वो नहीं होंगी। वो क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो उपक्षेत्र हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये आपके होंगे। तो इसमें आप जो हैं और भी आप देख सकते हो और मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जो है बता सकते हो। बढ़े आगे। कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ प्राप्त कर सकता है, इस योजना का पूर्व अनुमान लगाएं। तो इसमें क्या है कि ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी ये जो अंकीय विभाजन वाला है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। तो आप वहाँ जाकर इसमें देख सकते हो। सबसे बढ़िया बात आपको जो है ये है कि ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको जो है संजीव पासबुक में मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर जो है वो कुछ हद तक जो है वहाँ से भी सहायता ली है। और उसके बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता है, देखो सीधी सी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है हमें कहीं पे भी, तो मैं आपके लिए उस क्वेश्चन के आंसर को लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन वो कमेंट आपको करना होगा कि इसका हमें आंसर नहीं मिला है। जिसका नहीं मिले उसके बारे में बताना, मैं आप लोगों की ज़रूर जो है समय रहते सहायता करूँगा। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों पर आश्रित नहीं रहते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं, इनकी स्थापना जो है वो कहीं पे भी की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे उद्योग जो हैं वो स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, बाकी का आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग दे, देखो जो मैं बता रहा हूँ आप वो मत करके आना भाई। देखो ये है कि मैं आपको सिर्फ समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप सोचो सर ज़्यादा शॉर्ट में बता रहे हैं तो इनका अपन लिख लेते हैं और ये आंसर दिए आते हैं, तो ये आंसर वो नहीं देने हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से देखना है। पंचम क्रियाकलाप क्या है? उदाहरण से ही समझाइए। तो पंचम क्रियाकलाप है वो हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें सबसे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है शिक्षा का तो जो है वो रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, विशिष्टता भी होती है। ठीक है, तो जो कार्य में विशेषताएं होती हैं, वो जितने भी विशेषता के कार्य हैं वो सारे के सारे पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे परामर्शदाता, परामर्शदाता हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण हो सकता है, और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे तो आप वहाँ से भी उदाहरण देख सकते हो। फिर 8 का है हमारा एलोहिक धातुओं के नाम बताइए और उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। तो एलोहिक धातु जो हैं वो कौन से हैं? तो एलोहिक धातु जैसे आपका तांबा है, अपने सिलेबस में अपन उनकी बात करेंगे, जो अलग से हैं वो नहीं करेंगे, अपन को कोई मतलब नहीं है कि क्या है। तो हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, तांबा और बॉक्साइड। ठीक है, और उनका वितरण बताना है। बॉक्साइड की अगर अपन बात करें
ठीक है। तो बॉक्साइट में और तांबा उत्पादन में कौन से राज्य जो हैं वो अग्रणी हैं, तो उनके नाम आपको बताने हैं। जैसे हमारा राजस्थान तांबा उत्पादन में है, बॉक्साइट में उड़ीसा है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से आपको ये कर लेना है। हरियाली परियोजना के विषय में लिखें। हरियाली परियोजना क्या है, तो हरियाली परियोजना की अगर अपन बात करें तो हरियाली परियोजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो है जल संभरण के लिए जो है चलाया गया प्रोग्राम था, जिसमें जो है सभी को पीने योग्य पानी वगैरह ये चीज़ें मिल सकें और पानी को बचाया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके। तो इससे रिलेटेड ये हरियाली परियोजना थी। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 10 का, उन महत्वपूर्ण मदों के नाम बताइए जिन्हें भारत विभिन्न देशों से जो है आयात करता है। तो भारत जो है वो कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा आयात करता है, तो सबसे ज़्यादा आयात करने वाला है आपका पेट्रोलियम, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारत जो है वो बहुत ज़्यादा आयात करता है, ठीक है। पेट्रोलियम हो गया। दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका है जो है रत्न। रत्न आभूषण नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है। रत्नों का हम जो है आयात करते हैं, आभूषणों का नहीं करते। आभूषणों का तो हम निर्यात करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको जो है वो बता देना है। 11 का है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो जल प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोत हैं वो कौन से हैं, जैसे औद्योगिक कचरा या अपशिष्ट नदियों में डालना, सीवरेज, घरेलू अपशिष्ट, ठीक है। तो ये इसमें आपके हो सकते हैं, तो ये आपके हैं, तो ये आप कर देना। फिर खंड 6 अपने आ जाता है। इसमें दीर्घ लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन 9 नंबर के होने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रति क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके 3 अंक का होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो ये 3 क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। 12 का क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है सार्वजनिक, ठीक है। पहला क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सार्वजनिक के बाद में निजी, दूसरा आपका निजी हो गया। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित। तो सार्वजनिक उद्योग जो होते हैं उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। निजी उद्योग जो होते हैं उनके ऊपर पूंजीपतियों का या व्यक्ति समूह का होता है। मिश्रित ऐसे उद्योग होते हैं जिस पर सरकार और दूसरा जो निजी होते हैं या व्यक्ति समूह होते हैं उन दोनों का संयुक्त प्रक्रम होता है ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उच्च प्रौद्योगिकी की जो 3 विशेषताएं हैं उनका जो है करना है। तो उसमें जो है मशीनों की जटिलता, ठीक है, तकनीकी ज्ञान, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं, और विशेषताएं भी आपको मिल जाएंगी जो आपको अच्छी लगें, वो विशेषताएं आपको याद कर लेनी हैं 3। बढ़ें आगे। नेक्स्ट है अपना 13 का, भारत में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो भारत में जो भूमि बचाने से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं, जो भी प्रोसेस हैं आपकी बुक्स में दी हुई हैं, तो उनके बारे में ये है। तो आपको बताना है भूमि, भाई अपन देखो भूमि समस्याएं यहाँ पर है, ठीक है। तो किन माध्यम से अपन भूमि को वापस उपयोग में ला सकते हैं, तो वो कारण यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसके अथवा में ये भूमि सुधारों की कमी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो भूमि की जो कमियाँ हैं तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। भारतीय कृषि की समस्याएं बतानी है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय कृषि की समस्या हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में 14 का अपना आता है, भारत में पाए जाने वाले निम्न खनिजों पर टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर है लोहा अयस्क और मैग्नीज। तो लोहा अयस्क जो है कहाँ मिलता है, कहाँ उत्पादित होता है, कितना वितरण है, तो वो आपको बता देना है, ठीक है। और यही मैग्नीज के बारे में। तो यहाँ इन दोनों का लगभग जो है वो सेम सा होगा, थोड़ा बहुत जो है 19-20 का फ़र्क है, बाकी इनका जो आंसर है वो लगभग सेम होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोहा अयस्क की खदानों के पास ही मैग्नीज की खदानें पाई जाती हैं। किसी अपवाद स्वरूप जो है वो अन्य क्षेत्र में पाई जा सकती हैं। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, भारत में खनिजों के वितरण पर टिप्पणी लिखें। तो भारत में खनिजों का जो वितरण है उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो भारत में जो 3 पट्टियाँ हैं उन पट्टियों के हिसाब से आप बता सकते हो कि खनिज के बारे में। खंड दय अपना आ जाता है, ये होगा निबंधात्मक प्रश्न, और इसमें जो है आपके 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप उनको ज़रूर देखें। वाणिज्य पशुपालन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख
करते हुए प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, वाणिज्य पशुपालन जो है उसकी विशेषताएं बतानी है। जैसे क्या, कौन सी विशेषता हो जाएंगी कि वाणिज्य पशुओं वैज्ञानिक विधियों से होता है, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, पशुओं की जो है प्रजननता पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, उनकी जो है समय समय पर चिकित्सक व्यवस्था, अधिक पूंजी की आवश्यकता, बाड़े चारे की उपलब्धता, तो ये इसकी विशेषता हो जाएंगी। क्षेत्र, तो मोटे तौर पर ये कौन कौन से क्षेत्रों में, ज़्यादातर ये विकसित देशों में ये जो है वो पाले जाते हैं। इसके अथवा में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताओं एवं क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो वाणिज्य विस्तृत अनाज कृषि जो है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है। बड़े क्षेत्र पर की जाती है, ये जो है ज़्यादातर इसमें मशीनों से ही काम लिया जाता है। खेतों का आकार बड़ा होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम होता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका हो जाएगा। क्षेत्र इसके भी लगभग वही रहेंगे, क्योंकि ये भी विकसित देशों में ही होती है जहाँ जनसंख्या कम होती है। 16 का अपना है सतत पोषणीय विकास पर एक लेख लिखें। तो सतत पोषणीय विकास के बारे में बताना है कि ये क्या है और कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा इसके अथवा में है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के विकास पर लेख लिखें। ठीक है, तो ये आपको इंदिरा गांधी वाला देख लेना है। बढ़ेंगे अपन अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद में मानचित्र है। मानचित्र भी आपका खंड द में आता है। 2 मानचित्र आपके आएंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के होंगे ये। पहला आपका विश्व का आएगा, दूसरा आपका भारत का आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्न नगरों को दर्शाइए। इसमें बीजिंग है, जोहान्सबर्ग है, पेरू है और कैनबरा है, ठीक है। और भारत के मानचित्र के अंदर रत्नागिरी है, दुर्ग है, बल्लारी है और बेलाडीला है। तो यहाँ पर इनको दर्शाएं। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं आपको ये सब नहीं बताऊँगा, इसके अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा। मानचित्र के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। हर एक जो मॉडल पेपर होगा उस मॉडल पेपर के साथ जो है आपके मानचित्र रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वीडियो है तो इसके बाद साथ दूसरा वीडियो होगा तो वो मानचित्र का होगा, इसी क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर का जो है यहाँ समाप्त होता है। मानचित्र का मैं जो है वीडियो अलग से डालूंगा, तो आपको वहाँ से देखना होगा। उसमें सिर्फ मानचित्र ही होंगे और बाकी की चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं एक जो है आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।